गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम EL 202 जो हमारा सब्जेक्ट है सर्किट एनालिसिस, उसका टॉपिक पढ़ेंगे मैश एंड नोडल एनालिसिस। ठीक है, अभी तक हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए सेकेंड यूनिट के जो हमारे कंटेंट हैं सिलेबस के, उसमें देखिए यूनिट का नाम है मैश एंड नोडल एनालिसिस। सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे 2.1 जो टॉपिक है कि ब्रांच क्या होती है, नोड क्या होती है, मैश, लूप और ट्री क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे किरचॉफ के लॉ, जो कि KVL एंड KCL दो लॉ दिए हैं, दोनों हम पढ़ेंगे। ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन फॉर सिंपल मैसेज एंड नोड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज की इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है। देन उनको हम उन इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेंगे क्रेमर रूल से, कि क्रेमर रूल से हम किस तरीके से इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ये हमारा कंटेंट है। अब जब बात कर रहे हैं हम 2.1 टॉपिक की, तो ब्रांच, नोड, मैश, लूप और ट्री। तो जब भी हम सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट के आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि सर्किट में, क्योंकि हमें KCL KVL पढ़ना है और KCL और KVL लगाने के लिए हमें ये जो बेसिक चीज़ें कि ब्रांच क्या होती है सर्किट में, नोड किस पॉइंट को बोलते हैं, मैश किसे बोलते हैं, लूप क्या होती है, ट्री क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नोड, ब्रांच और लूप्स क्या होते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट बेस्ड ऑन थ्री कॉन्सेप्ट, नेमली नोड, ब्रांच और लूप। इन तीनों पर बेस्ड करता है। एज पर डेफिनेशन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्किट एलिमेंट्स की। एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है जिसमें कि जो कि इंटरकनेक्शन होता है सर्किट एलिमेंट्स का। सर्किट एलिमेंट्स जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ट्रांसफार्मर, लाइट्स, बल्ब, बैटरी, स्विच, लॉजिक डिवाइसेस, ये सारे मिलकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। एंड नेटवर्क मे और मे नॉट प्रोवाइड क्लोज पाथ टू दिस इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, कि अगर हमें करंट फ्लो करना है किसी भी सर्किट में तो हमारा पाथ क्लोज होना चाहिए। करंट हमेशा देखो, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखिए, करंट जब भी फ्लो होता है जब दोनों पार्ट किसी जगह से कनेक्ट हो। अगर एक वायर ओपन छोड़ रखा है तो उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि बाई चांस हम अगर एग्जांपल की बात करें तो जब करंट कैसे लगता है इंसान को, करंट लगता है जब अगर आपने प्लग के किसी ने भी हाथ लगा दिया, जैसे ओपन वायर है, ओपन वायर के किसी ने हाथ लगा दिया जिसमें करंट आ रहा है, उस वो अपनी बॉडी के थ्रू वो करंट अर्थ में चला जाता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उसी टाइम करंट का फ्लो होता है, तभी हमको क्या कहते हैं, शॉक लगता है। अदरवाइज अगर हम जैसे वुडन के ऊपर आप खड़े होकर फिर अगर गलती से भी टच हो गया तो उस समय आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ नहीं मिल रहा है। तो करंट के फ्लो होने के लिए सर्किट क्लोज पाथ होना चाहिए। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट में बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर नेटवर्क्स विच गिव क्लोज पाथ टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को क्लोज पाथ मिलना चाहिए। दैट मीन्स व्हेन वन और मोर नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर टू कंप्लीट वन और मोर पाथ्स टू द करंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज फॉर्म, कि करंट के फ्लो होने के लिए जब हम एलिमेंट्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि कंप्लीट पाथ बनता है तो वो मिलकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है। अब जब सर्किट की बात कर रहे हैं तो हम सर्किट के विभिन्न कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होती हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रांच क्या होता है। देखिए, ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कनेक्ट है। ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये वोल्टेज सोर्स है। कैसा वोल्टेज सोर्स है? एक क्या कहते हैं सॉरी एक एक्टिव वोल्टेज सोर्स है, जो कि कंटिन्यूस एनर्जी प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये एक वोल्टेज सोर्स। हम सर्किट की बात नहीं करेंगे, हम देखते हैं ब्रांच क्या होती है। अब देखिए, ब्रांच ये होती है कि कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो कनेक्ट होता है उसको ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच यानी एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे सोर्स हो, चाहे करंट सोर्स हो, चाहे रेसिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, वो कनेक्ट होते हैं, उसको एक ब्रांच बोलते हैं। जैसे हम ट्री की ब्रांच बोलते हैं ना, ट्री में जो ब्रांच होती है, वैसे ही सर्किट में ब्रांच होती है जो कि एक सिंगल सोर्स होता है। जैसे ये एक ब्रांच है, ये है, ये ब्रांच है सारी। ठीक है, तो टोटल इसमें 5 ब्रांच हैं। अब सेकंड पॉइंट आ गया, नोड क्या होती है। नोड यानी बिंदु। अब नोड देखिए क्या होती है, जहाँ पे ब्रांच आके जुड़ती हैं उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। जैसे इस केस में यहाँ ये नोड है, ये वाली नोड है, ये नोड है।
ये सारे नोड है जहाँ 2 या 3 ब्रांच आपस में मिलती हैं, 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस को जोड़ने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। इस पॉइंट को नोड बोलेंगे, इस पॉइंट को नोड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, एनी पॉइंट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, उसको बोलते हैं नोड। जिनका वायर्स यूजुअली हैव नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, ईच नोड हैज़ ऑन वोल्टेज। नोड के रिस्पेक्ट में हम दो चीज़ पढ़ते हैं कि नोड का, हर किसी नोड का अपना अपना एक वोल्टेज होता है, और जहाँ 2 या 2 से अधिक ब्रांच आके आपस में मिलती हैं, फिर सर्किट एलिमेंट्स आके मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं नोड। और ब्रांच क्या हो गई, किसी भी दो नोड के बीच में जो है जिसमें कि एलिमेंट कनेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं ब्रांच। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है कि लूप क्या होती है। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ। तो किसी भी सर्किट में शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ को हम बोलते हैं लूप। सॉरी, किसी भी सर्किट में कि कोई जो क्लोज पाथ बनता होता है उसको हम बोलते हैं लूप। लूप इज ए क्लोज्ड पाथ, कि एक पॉइंट से स्टार्टर वापस उसी पॉइंट पे आके अगर हमारी ब्रांचेज इस तरीके से कनेक्ट कि उसी पॉइंट पर हम वापस आके मिलते हैं, तो उसको बोलेंगे लूप। लूप यानी बंद पाथ, क्लोज पाथ। A collection of branches that form a closed path returning to the same node without going through any other node or branches twice। कि किसी भी नोड या ब्रांच के से दोबारा नहीं जाएं, तो एक ऐसा सर्किट जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पे आके मिलता है, और किसी भी नोड या ब्रांच पे हम दोबारा नहीं जाएंगे, तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं लूप। इफ़ वी स्टार्ट एट एनी पॉइंट इन ए सर्किट, किसी नोड से शुरू करते हैं और हम ब्रांचेज के थ्रू ट्रैवल करते हैं, कि एक नोड से दूसरी नोड पे जाते हैं और एक किसी भी नोड को रिपीट नहीं करते, तो ऐसे पाथ को हम बोलते हैं क्लोज्ड पाथ, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, ये जो सर्किट बना हुआ, एक वोल्टेज, रेसिस्टेंस, 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 रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस, ये एलिमेंट्स कनेक्ट है। तो ये जो कंप्लीट पाथ है, जैसे इस पॉइंट से शुरू करो तो सबसे आउटर वाला एक लूप है। तो ए लूप इज ए क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट वेयर 2 नोड्स आर नॉट ट्रेवर्स्ड ट्वाइस एक्सेप्ट द इनिशियल पॉइंट, कि कोई भी नोड दोबारा नहीं आनी चाहिए इनिशियल पॉइंट को छोड़ के, यानी इस पॉइंट से शुरू करो और कोई सभी नोड से होके चलो, कोई भी नोड दोबारा नहीं आनी चाहिए, ऐसे पाथ को हम बोलते हैं लूप। लूप यानी बंद परिपथ, ठीक है। अब बात करते हैं मैश। लूप और मैश में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। मैश भी क्लोज पाथ होता है, लेकिन मैश होता है शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ, कि एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई भी और अन्य क्लोज पाथ नहीं हो। जैसे अलग देखते हैं तो अगर लूप और मैश में, तो देखिए क्या होता है। इसी सर्किट में देखिए, ये एक लूप है आउटर वाली, R1, R3, R4, R5, R6 और V। ये एक लूप है। दूसरी लूप है R1, R2, R6 और V। तीसरी लूप है R3, R4, R5 और R2। ये 3 लूप है इस सर्किट में। लेकिन मैश कितनी है? मैश इस सर्किट में सिर्फ 2 मैश हैं। कौन कौन सी मैश हैं? एक तो V, R1, R2 और R6, और R3, R4, R5 और R2। यानी मैश होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, मैश के अंदर कोई और अन्य परिपथ नहीं होना चाहिए। ए मैश इज ए क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट वेयर नो अदर पाथ्स इनसाइड इट, कि मैश सबसे छोटा लघुत्तम क्लोज परिपथ को मैश बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी लूप होती है, कोई भी मैश होती है वो लूप होती है। कोई भी मैश होती है तो वो लूप होगा, लेकिन हर कोई लूप मैश नहीं होती। जैसे बाहर वाली लूप है तो ये मैश नहीं है। मैश मतलब लघुत्तम परिपथ होना चाहिए, क्लोज परिपथ, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आ गया नोड। नोड क्या होती है? नोड बता दिया आपको कि जहाँ 2 से अधिक सर्किट एलिमेंट मिलते हैं वो नोड होती है, ठीक है। ब्रांच क्या होती है? जो 2 नोड को मिलाती है उसको ब्रांच कहते हैं। लूप किसको बोलते हैं? किसी भी बंद परिपथ को लूप बोलते हैं। मैश किसको बोलते हैं? सबसे छोटी लूप को मैश बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बचा हमारा, ट्री किसे कहते हैं। अब देखिए, ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ए सेट ऑफ ब्रांचेज विच इज ए सेट ऑफ ब्रांचेज विच कंटेन्स ऑल द नोड्स of the network but does not form any closed path. It is similar to what a network topology to a communication network। देखिए क्या बताया है कि ट्री भी कोई एक ऐसा ब्रांचेज का और नोड्स का कलेक्शन होता है जिसमें कोई भी क्लोज पाथ नहीं होता, जिसमें कोई भी लूप प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ट्री। जैसे इसकी बात करें,
इस सर्किट की बात करें तो ये एक सर्किट दिया गया है, देखो इसमें एक क्लोज पाथ ये बन रहा, जहाँ जहाँ सर्किट क्लोज हो रहा है वो जहाँ जहाँ लूप है वो एक सर्किट है, ठीक है। अब इसी सर्किट को इस तरीके से बना दिया, सारी नोड कनेक्ट हो रही हैं, देखिए सारी नोड ABCDEFG तक सारी नोड हैं, लेकिन कोई भी बंद परिपथ नहीं है, कोई भी लूप प्रेजेंट नहीं है। जैसे ये है, इसमें कोई भी लूप वो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं हम ट्री। यानी एक ट्री ऐसा होता है जिसमें ब्रांचेज होती हैं और सभी नोड प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कोई भी लूप या मैश प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ट्री। नेक्स्ट देखिए, नोड, ब्रांचेज और लूप में क्या रिलेशनशिप होता है। तो ब्रांचेज बराबर होता है लूप प्लस नोड माइनस 1, ये रिलेशनशिप होता है किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी ट्री के लिए, कि ब्रांचेज की संख्या किसके बराबर होती है, जितने लूप हैं प्लस जितनी नोड्स हैं माइनस 1, B बराबर L प्लस N माइनस 1, ये इक्वेशन बनती है हमें नोड, ब्रांच और लूप के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। अब देखिए, ये एक सर्किट दिया गया है, ठीक है। इस सर्किट में कितनी नोड हैं, सबसे पहले हम ये पता करेंगे, देन हम पता करेंगे कितनी इंडिपेंडेंट लूप कितनी है जो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं। इंडिपेंडेंट लूप का मतलब कोई आपस में निर्भर नहीं होनी चाहिए, और नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी है, ठीक है। अब देखिए, रिलेशनशिप होना चाहिए ब्रांचेज बराबर L प्लस N माइनस 1। तो ब्रांचेज देख लिए, यहाँ पे लूप कितनी है, 1 2 3 4, 4 लूप हैं। नोड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नोड है, ठीक है। अब देखिए, लूप 4 नोड 9, ठीक है, माइनस 1, तो ब्रांच कितनी बननी चाहिए, 13। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 ही बननी चाहिए ना, 8 4। तो इस तरीके से हमारी 12 ब्रांच बनती हैं। इंडिपेंडेंट लूप 4 प्लस 9 माइनस 1, 4 9 4 13 माइनस 1, यानी 12। 4 लूप हैं, 9 नोड हैं। फिर से बताती हूँ, नोड देखो, लूप मतलब यहाँ से शुरू करो, एक लूप तो ये रही है, दूसरी लूप ये रही, 2 इंडिपेंडेंट लूप होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से मैश की संख्या होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट लूप का मतलब मैश होनी चाहिए। ब्रांचेज बराबर इंडिपेंडेंट लूप प्लस नोड माइनस 1, ये रिलेशनशिप होना चाहिए। तो एक लूप, 2 लूप, 3 लूप और 4 लूप हैं, ठीक है। नोड कितनी हो गई, जहाँ 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कनेक्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए 4 प्लस 9 13 माइनस 1 12, तो ब्रांच कितनी हो गई, 12। इक्वेशन वेरीफाई कर लीजिए, ब्रांच कितनी बन रही है, एक ब्रांच, 2 तो ये, 2 ये 4, 2 ये 6, 2 8 और 4 अंदर की 9 10 11 12, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए किसी भी सर्किट के केस में। अब देखिए, जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी नोड, ब्रांच और लूप कितनी है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं नोड कितनी है। देखिए, अब नोड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नोड के लिए हमेशा सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में कोई ना कोई एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। अगर एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो नोड नहीं है। आपको नोड आइडेंटिफाई करना इसलिए आना चाहिए क्योंकि नोड आएंगी तभी आप KVL KCL लगा पाओगे। तो इस सर्किट की अगर हम बात करें, नोड यानी जहाँ पे 2 से अधिक एलिमेंट कनेक्ट हैं, तो एक तो ये दोनों कनेक्ट हैं यहाँ पे, तो एक नोड तो ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक और एक ये कनेक्ट है, ठीक है। 2 इस जगह, एक तो ये कनेक्टर, एक ये वाला R1 ही कनेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नोड अगर वायर हम कनेक्ट करते हैं तो एक R1, एक R2, एक R3, एक V, चारों एक जगह कनेक्ट है। ये दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन कनेक्ट देखो, यहाँ एक R1, एक R2, ये R3 भी इधर ही कनेक्ट और V0 भी इधर ही कनेक्ट, तो 4 पॉइंट एक जगह कनेक्शन है, एक जगह पे। तो ये कंप्लीट एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो टोटल एक नोड ये, एक नोड ये, 2, और नीचे देखिए ये और ये चारों एक जगह कनेक्ट हैं, तो तीसरी नोड ये। इस तरीके से हमारे इस सर्किट में सिर्फ 3 नोड हैं। समझ में आया कैसे नोड निकालते हैं। ये देखिए, क्योंकि जब तक यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को अलग अलग नोड नहीं बना सकते, क्योंकि इस पॉइंट पर इस पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट थोड़ी कनेक्ट है। इसका मतलब जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ है, सेम लोकेशन है,
सेम वैल्यू है दोनों की, इसलिए सेम कनेक्ट है। अगर हम वायर्स में कनेक्ट करेंगे तो एक वोल्टेज यहाँ, एक रेसिस्टेंस ये, एक R3 ये और एक V वोल्ट करंट सोर्स यहाँ, ये चारों एक जगह पे कनेक्ट है तो एक नोड बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रांचेज की। ब्रांचेज कितनी हो गई किसी भी दो नोड के बीच में? एक ब्रांच, इन दोनों के बीच में दो ब्रांच, 3 4 और 5 ब्रांच हो गई टोटल हमारे पास। अब लूप्स कितनी हो गई देखिए, लूप्स का मतलब मैश कितनी हो गई, 1 2 और 3। अगर हम नोड ए से देखें तो इंडिपेंडेंट लूप कितनी हो गई, एक ये और एक ये, 3 मैश हो गई हमारे पास। एक ये मैश है, एक अंदर वाली मैश है, एक ये मैश है, मैश 3 हो गई। लूप हमारी बहुत सारी बन सकती हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लूप को हम मैश बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कि नोड, मैश, लूप, ब्रांच और ट्री क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि KCL क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ करंट लॉ देखिए क्या होता है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 लॉ दिए थे, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फर्स्ट लॉ जो हमारा होता है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KCL। KCL कहता है कि किसी भी नोड पे जितना करंट आता है उतना ही करंट वहाँ से जाता है। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज 0, कि जितना करंट किसी नोड पे आ रहा है उसका सम, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है आने वाला बराबर जाने वाला, यानी जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट लीव करना चाहिए। एल्जेब्रिक सम यानी प्लस माइनस टोटल मिला के 0 होना चाहिए। एड ईच ब्रांच करंट एंटरिंग द नोड एंड सबट्रैक्ट ईच ब्रांच करंट लीविंग द नोड, तो करंट इन माइनस करंट आउट बराबर 0। नॉर्मल सी बात है। अब ये देखिए, आपने घर पे कभी कनेक्शन करते हैं तो एक जगह से 2 वायर अगर निकल रहे हैं तो अगर वहाँ पे 10 एम्पेयर करंट आ रहा है तो वो ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक ब्रांच में 15 चला जाएगा, एक में 20 चला जाएगा। जितना इनकमिंग करंट है वही डिवाइड होके आके जाएगा। 10 एम्पेयर आ रहा है तो एक जगह 5 एम्पेयर चला गया, एक जगह 5 चला गया, या फिर एक जगह 7 चला गया, एक जगह 3 चला गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आ तो हमारे पास 10 एम्पेयर रहे, अब नेक्स्ट 2 लाइन उनमें कनेक्ट उनमें 15-15 एम्पेयर जा रहा है, नहीं जा सकता। यानी जितना करंट हमारा आ रहा है नोड के ऊपर, नोड का मतलब ओपन पॉइंट कनेक्शन, उस जगह से उतना ही करंट आगे जाएगा। मतलब क्या हुआ है, जितना इनकमिंग करंट है उतना बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। मतलब क्या हो, इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट बराबर 0। आगे समझ में? तो अगर हम इसको रिटर्न में लेते हैं तो कैसा हो गया, देखिए इनकमिंग करंट मतलब इनकमिंग करंट को हम बोल रहे हैं प्लस का साइन ले रहे हैं I1, तो अगर डायरेक्शन उल्टा लिखेंगे जैसे ये I4 है तो ये माइनस का I4 हो गया। अगर हम अंदर वाले करंट जो ये डायरेक्शन है जो इन आ रहा है उसको प्लस का लेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, माइनस का करंट। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर या बराबर I4 प्लस I5, इतना ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। ये होता है KCL। ठीक है, अब देखिए अगर हम KCL लगाते हैं किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर हम KCL लगाते हैं B पर तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, आने वाला करंट कितना है, वही सर्किट है जिसमें हमने देखे थे एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, 3 नोड है इसलिए ABC लिखा हुआ है। इस नोड B नोड पे आने वाला करंट है I1, जाने वाला करंट क्या है I2 I3 और ये IS भी आ रहा है। इसका मतलब है I1 प्लस IS बराबर I2 प्लस I3, यही होना चाहिए। आने वाला I1, आने वाला I1 जो अंदर आ रहा है नोड के अंदर वो I1 और जाने वाला I2 और I3, तो I1 प्लस IS बराबर I2 प्लस I3, ये होना चाहिए। या फिर दूसरे शब्द में कहेंगे I1 माइनस I2, अगर इसका डायरेक्शन उल्टा लिखेंगे अंदर की तरफ करेंगे तो इसको माइनस का I2 करना पड़ेगा। अगर इसी का डायरेक्शन हम अंदर की तरफ करेंगे ऊपर की तरफ डायरेक्शन तो इसको माइनस का I3 लिखना पड़ेगा। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस IS बराबर 0, ये हो गया हमारा KCL। ठीक है, नेक्स्ट है सर्किट एनालिसिस। अगर हम KCL को यूज करके करते हैं, अब देखिए अगर इस करंट को हम वैल्यू देते हैं तो यहाँ से इस नोड पे देखिए, एक नोड तो A ये है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट कनेक्ट है, ये पॉइंट कनेक्ट है, ये पॉइंट कनेक्ट है, और एक नोड B है जहाँ पे ये तीनों कनेक्ट है। ठीक है, तो 2 ही नोड हैं इस सर्किट के अंदर। तो नोड A पर अगर हम देखते हैं तो 10 एम्पेयर आ रहा है, I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, 3 ही करंट है, इस जगह ओपन है, कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब 10 एम्पेयर बराबर क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2। आगे समझ में? अब I1 का क्या मान क्या है, I1 का वैल्यू हो गई,
सॉरी, इस सर्किट को अगर मैं सोल्व करवाती हूँ तो मैं पहले केवीएल आप लोगों को समझाऊंगी। केवीएल से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सर्किट सोल्व हुआ है। अभी के लिए देख लीजिए 10 एम्पेयर आ रहा है तो 10 एम्पेयर बराबर I1 प्लस I2 होना चाहिए। तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो ये मैंने लिखा है KCL के अकॉर्डिंग 10 एम्पेयर बराबर I1 प्लस I2। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज है VAB, ये हमारा 8 ओम का रेसिस्टेंस, ये हमारा 4 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, हम कंप्लीट इक्वेशन को हम बाद में सोल्व करेंगे KCL KVL से कैसे किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। और यहाँ का देखो ये I1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज अपॉन में ये रेसिस्टेंस, तो ठीक है, ये वोल्टेज अपॉन में ये रेसिस्टेंस है। ये करंट क्या हो गया, यहाँ का वोल्टेज मतलब ए नोड का वोल्टेज अपॉन में 4 एम्पेयर। तो ये करंट हमारे पास दिया गया है। तो हम दो इक्वेशन हमारे पास बनेंगी, उससे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अभी के लिए मैं इसको नहीं समझा सकती क्योंकि पहले आपको KVL बताना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे कि नोडल हम कैसे लगाते हैं सर्किट में। ठीक है, अब देखिए अगर कोई दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन है तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, आर इक्विलेंट। जैसे R1 और R2 पैरेलल में है तो आर इक्विलेंट बराबर क्या होगा, 1/1/R1 प्लस 1/R2 फिर प्लस 1/Rn। ठीक है, इस तरीके से हम टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। फिर आर इक्विलेंट, अगर दो रेसिस्टेंस है तो आर इक्विलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इस तरीके से पैरेलल रेसिस्टेंस का मान निकालते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज क्या लॉ क्या होता है। KCL हमने पढ़ लिया, KCL के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी नोड पे टोटल करंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो KVL क्या क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि the KVL states that the algebraic sum of voltage at node in a closed circuit is equal to 0। किसी ही सर्किट में किसी भी क्लोज पाथ में टोटल वोल्टेज का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कहता है KVL कि किसी द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ईच लूप इज 0। ये हो गया KVL कि किसी भी लूप में जो टोटल वोल्टेज है उसका सम होगा 0। अगर हम एक नोड से शुरू करते हैं, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं तो ये वोल्टेज होगा VAB, दूसरा वोल्टेज हो गया VBC, तीसरा हो गया VCD और चौथा होगा VDA। तो चारों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये होता है, देखो यहाँ तो सारे रेसिस्टेंस कनेक्ट है हमारे। यूजुअली क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है, तो जितना वोल्टेज हमने दिया है, अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो रेसिस्टेंस से कुछ करंट होगा तो ये वोल्टेज बनेगा, ये रेसिस्टेंस इंटू करंट वोल्टेज और ये रेसिस्टेंस इंटू करंट वोल्टेज। तो अगर यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज V लगा देते हैं तो जितना वोल्टेज यहाँ से जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा। तो जितना वोल्टेज हमारा सर्किट में, उतना ही सारा वोल्टेज यहाँ कंज्यूम हो जाएगा। मतलब ये वोल्टेज बराबर ये वोल्टेज, जितना वोल्टेज सर्किट में जनरेट हो रहा है उतना का उतना रेसिस्टेंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम KVL कि किसी भी क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज का सम क्या होता है, 0 होता है। जब भी हम KVL पढ़ेंगे तो आप लोग एक साइन डिनोशन आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से हम साइन याद रखेंगे। हम जब भी KVL लगाएंगे तो जैसे एक नोड से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ समझ लीजिए। इस नोड से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन लेंगे जो इसने दे रखा है, ये मान लीजिए I करंट है। ठीक है, तो जहाँ से करंट रेसिस्टेंस में एंटर करता है उसको हम लेते हैं प्लस साइन। ठीक है, जहाँ से बाहर निकलता है उसको लेते हैं माइनस साइन। तो पहले हम साइन लिखेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये वोल्टेज के साइन लिख रहे हैं हम, ये प्लस ये माइनस। जहाँ से एंटर कर रहा है वो प्लस, जहाँ से करंट बाहर निकल रहा है वो माइनस। जहाँ से एंटर कर रहा है प्लस, जहाँ से बाहर निकल रहा है माइनस। ये हो गया साइन डिनोशन। साइन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब ये वोल्टेज हो गया जैसे VAB, तो ये बाहर निकलते वक्त माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है। फिर उसी नोड से शुरू करो और जो बाहर निकलते वक्त वोल्टेज का साइन है उस वोल्टेज को लिखते जाओ और उनकी इक्वेशन बना लो और टोटल इक्वेशन को 0 के इक्विवेलेंट कर लो। इस तरीके से हम लिखते हैं KVL इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप माइनस वोल्टेज राइजेज बराबर 0। यानी जितना सर्किट में वोल्टेज राइज होता है, जितना सर्किट में सप्लाई वोल्टेज है, उतना ही सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होता है। टोटल वोल्टेज का सम किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी मैश में 0 होना चाहिए। ये होता है KVL। ठीक है, जब हम मैश और नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे
तो नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, नोडल में हम लगाएंगे KCL, और जो मैश एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम लगाएंगे KVL। अब जैसे ये देखिए, ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें अगर हम लगाते हैं KVL इक्वेशन तो कैसे बनेगी। ये I1 I2 इन डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने सर्किट में दे रखा है, तो करंट एंटर कर रहा है यहाँ से R1 में, तो ये तो प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, वोल्टेज हो गया VR1, नाम लिख दीजिए VR1, R1 का वोल्टेज। I2 यहाँ से एंटर कर रहा है प्लस, यहाँ से बाहर निकल रहा है माइनस, वोल्टेज हो गया VR2, और इसका साइन अपन चेंज नहीं कर सकते। ये हमने वोल्टेज लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब जब इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। बाहर निकलते वक्त जैसे माइनस का साइन है तो ये हो गया माइनस VR1, यहाँ से बाहर निकलते वक्त जो साइन हो गया माइनस का VR2, यहाँ से बाहर निकलते वक्त जो इस तरीके से शुरू कर दीजिए। देखो ये प्लस का साइन था, ये माइनस का, तो माइनस से बाहर निकलते हुए तो माइनस का VR1 माइनस VR2 प्लस VS बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई इसकी, ठीक है। इस तरीके से हम ओम्स लॉ यूज किया है। वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इनटू रेसिस्टेंस। इस तरीके से हम जैसे ये देखिए, ये मैंने लिखा I1 R1, मैंने VR1 बोला, उसी को बोला है प्लस माइनस, देन हम लिखेंगे माइनस प्लस एंटर करते वक्त, माइनस बाहर निकलते वक्त I2 R2, और ये हमारा इसका साइन कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जब इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे तो इस पॉइंट से शुरू कीजिए, माइनस का I1 R1, फिर आगे चलिए, अब ये एलिमेंट आ गए, ये वोल्टेज है, प्लस माइनस मतलब वोल्टेज, माइनस का I2 R2, प्लस का बाहर निकलते वक्त, ये इस तरफ बाहर निकलते वक्त क्या साइन है, प्लस का VS, प्लस VS बराबर 0। ये इक्वेशन हो गई। अब उस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, जो भी रिलेशनशिप बनता है ये हमारा KVL की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। जैसे ये देखिए, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। इसमें मैंने अपोजिट एंटर किया, डायरेक्शन ये वाला लिया है, इस तरफ से हम चलेंगे तो माइनस का VS प्लस का I2 R2 प्लस का I1 R1 बराबर 0। ये हमारा हो गया KCL की इक्वेशन। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जैसे इस सर्किट में देखिए, तो अब अगर इसी सर्किट में मैं इक्वेशन लिख बोलना बताती हूँ तो आप कैसे करना, डायरेक्शन यहाँ पे VAB और VBC ऑलरेडी लिख रखा, करंट एंटर कर रहा है, इसको बोल दिया VAB, और यहाँ से एंटर कर रहा है प्लस का साइन, यहाँ से निकल रहा है माइनस का साइन, ठीक है। तो इस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, माइनस VAB माइनस VBC प्लस 12 बराबर 0। अब VAB का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू I, वोल्टेज कितना है, टोटल करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट I, रेसिस्टेंस 7, तो VAB का मान 7I, इसका मान 3I, तो 7I प्लस 3I बराबर 12, 10I बराबर 12, तो I बराबर हो जाएगा 12/10 यानी 1.2 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा हो गया, हम किस तरीके से KCL और KVL को यूज करके किसी भी सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब हम जब बात करते हैं सीरीज रेसिस्टर्स की, तो जब सीरीज में रेसिस्टर, जब देखो जब भी हम करंट की बात करते हैं तो करंट हमेशा डिवाइड होता है पैरेलल में। सीरीज में करंट सेम करंट फ्लो होता रहेगा, जैसे ही पैरेलल ब्रांच आएंगी, यानी कोई नोड से दो अलग ब्रांच स्प्लिट होंगी, पैरेलल ब्रांच आएंगी तो करंट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही वोल्टेज का क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, दो ब्रांचेज पैरेलल में उनका वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन सीरीज़ में जो ब्रांचेस कनेक्ट है, दो रेसिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है, तो दोनों में अलग अलग वोल्टेज होगा। यानी करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। इसलिए जब हम KVL पढ़ रहे हैं तो मैं सीरीज रेसिस्टर लिया है, क्योंकि KVL का मतलब वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है और करंट पैरेलल में डिवाइड होता है, ठीक है। अगर 5 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं जैसे, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा कनेक्ट करना आता है। इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में KCL KVL का यूज़ करके सोल्व करते हैं सर्किट को। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। KCL KVL के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसमें ब्रीफ में मैंने बता रखा है कि KCL और KVL क्या होता है, उसको यूज़ करके हम नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं, जो कि आज की क्लास का मैंने शेयर किया है। उस लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रखा है, उसमें एक एग्जाम्पल लाइव लेके मैंने किया है। उससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम KCL KVL कैसे लगाते हैं, फिर उसको यूज़ करके हम नोडल और मैश एनालिसिस किस तरीके से सोल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है।
ये एक न्यूमेरिकल दिया है, इस न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे ये मैंने बता रखा है कि जैसे अगर इनिशियली देखिए ये एक सर्किट दे रखा है, तो हमें इस सर्किट में अगर I1 I2 I3 का मान निकालना हो, वोल्टेज का निकालना हो, तो किस तरीके से हम नोडल और मैश एनालिसिस करते हैं। नोडल एनालिसिस का मैंने शेयर किया है एक लेक्चर, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे नोडल और मैश एनालिसिस डिटेल में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिए। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।